नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो हिंदी भाषा के इस लेक्चर में, इस विषय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा के आज एक काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट लेक्चर को, जहां पर हम हर बार की तरह सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन ऑफ द डे में सबसे पहले हम जानेंगे कि लास्ट लेक्चर में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने फर्दर आगे के लेक्चर को, जिसमें कि आप आज कुछ नई चीजों को जान पाएंगे। तो देखते हैं कि आज के विषय में आपके लिए क्या खास है और कितना कुछ आज आप सीख करके जाने वाले हैं। तो भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाषा के प्रकारों और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात न की जाए संभवतः शायद संभव नहीं है। भाषा की अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज है क्या, तो लैंग्वेज से बेसिकली हमारा बिल्कुल मानना होता है कि एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने मन के विचारों को क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मन के विचार बहुत तरीके के होते हैं, हाव भाव हो सकते हैं, आपकी भावनाएं, ठीक है, आपके हाथों पैरों का जो है कि जो है चला करके जवाब देना, ये भी एक भाषा को जो है व्यक्त करने का तरीका है। तो ये सारी चीजें क्या है, यानी कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी बात को कह पाते हैं। अगर भाषा के प्रकारों की बात की जाए तो भाषा को हम 3 तरीके से यूज करते हैं। अभी मैं बोल करके बता रही हूँ, वो है मौखिक भाषा। एक होती लिखित भाषा जो मैं आपको लिख करके बता रही हूँ। एक है सांकेतिक भाषा जो कि आप मेरे चेहरे के हाव भाव को, एक्सप्रेशंस को, भावनाओं को देख करके समझ पा रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर मान लेते किसी का घूरना है ना, वो क्या संकेत करता है कि वो आपको गुस्से में घूर रहा है ना। किसी का हाथ से बुलाना मतलब कोई इशारा कर रहा है आपको आगे की तरफ आने के लिए। तो ये क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज, है ना। तो जो भी, और हमेशा भाषा वो वही प्रभावशाली होती है, ज्यादा प्रभावशाली होती है आपकी मौखिक भाषा, क्योंकि बोल करके आप किसी चीज को ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। जैसे टीचर क्लास में डिस्कशन कर रहा है ना, तो वो क्या है, आपकी भाषा है, वो डिस्कस करना किसी चीज को। तो और दूसरा क्या होता है, जब आपका क्या हो, टू वे प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, यानी कि दोनों तरफ से भाषा बोली जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको कुछ पूछा तो आपने उसका जवाब दिया, मैंने आपको सवाल पूछा, आपने कमेंट करके जवाब दिया। तो इसका मतलब क्या है कि भाषा को हम 2 तरीके से जो है, दोनों तरीकों से जोड़ पा रहे हैं, दोनों लोगों से, दोनों विषयों से हम जोड़ पा रहे हैं। तो भाषा के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो की बेहतर सुविधा के लिए आप इसको 1.5x पे भी करके देख सकते हैं, ताकि क्वालिटी वर्क और आपके समय दोनों की बचत हो। तो मैंने 47th क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम करवाया था, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है ना। तो इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन 2 से 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट, एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं सीसीई के माध्यम से, है ना, कंप्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो ये जो सीसी के अंडर आते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या है, जो हम हर चौथे महीने या हर 4 दिन बाद बच्चे से क्विज लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ये सारे आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो आप एग्जाम लेते हैं, जैसे मार्च में फाइनल एग्जाम्स, फाइनल यूनिट के एग्जाम्स होते हैं, वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है ना, सीमित होता है। यानी अगर आप किसी चीज का इवैल्यूएशन करते हैं तो क्या उससे क्या फायदा है, नुकसान है। लिमिटेड हो जाती हैं चीजें, सीमित हो जाती हैं, एक समान हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, मैं आपसे आखिर में सवाल क्यों पूछती हूँ, ताकि मैंने जो आपको पिछले 1 घंटे में पढ़ाया है उसका पूर्ण तरीके से आप जो है स्मरण कर सके अपने दिमाग में, और उसके अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन लेवल को जो है विस्तृत कर पाए। इसलिए मैं आपको किसी चीज को लेकर के सवाल पूछती हूँ। आप एग्जाम में क्यों बैठते हैं, ताकि आपने 6 महीने जो पढ़ा है उसका मूल्यांकन हो पाए कि 6 महीने आपने जो पढ़ा है वो सही प्रकार से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि सीमित, समान, विस्तृत, संकुचित में से अगर हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो विस्तृतता की हम बात करते हैं, जो हम एक्सपेंशन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, विस्तृत करती है हमारे ज्ञान को, है ना। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या है, क्योंकि मूल्यांकन से आप बेसिकली क्या जान पाते हैं, भाई कोई बच्चा है जिसके कि 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं, है ना, आपने उसको 2 महीने ऑब्जर्व किया, फिर उसको आपने दूसरे महीने के तीसरे हफ्ते में ऑब्जर्व किया, बच्चा 5 से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन कराएंगे। इवैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, प्ले वे मेथड हो सकता है,
क्विज मेथड हो सकता है, यूनिट टेस्ट हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, या फिर प्रैक्टिस हो सकती है। आपने उसके बच्चे के ऊपर काम भी किया, टेबल और काउंटिंग उसको दोबारा से भी सिखाई, मल्टीप्लिकेशन सिखाई। अब जब आपको ये जानना है कि भाई आपने 3 महीने मेहनत कर ली बच्चे के ऊपर, उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो कैसे जानेंगे? मूल्यांकन विधि से ही। तो मूल्यांकन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जो हमने समेटिव में और फॉर्मेटिव में और सीसीई में भी जाना, और मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आएगा। तो मूल्यांकन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जहां से आप प्रयास करते हैं। कक्षा में कोई अध्यापक जो शिक्षा में संबंधित उद्देश्य है, उस विषय से संबंधित उद्देश्य लेकर के चलता है ना। जैसे कि मेरा उद्देश्य क्या है कि जो मेरे एवरेज स्टूडेंट्स हैं उसको मुझे ब्रिलियंट बनाना है, तो ये मेरा उद्देश्य है। तो मैं उस उद्देश्य को कैसे पूरा करूंगी? जब मैं उसको पढ़ाऊंगी, उसको ज्ञान दूंगी, और उसके बाद विद्यार्थियों की जो सीमा तक ग्रहण करने की शक्ति है, कोई दूसरी क्लास का बच्चा है वो 4 तक का ही टेबल लर्न कर पा रहा है, ठीक है, तो मेरी यहाँ पर क्षमता क्या है? उसको 10 तक के टेबल्स को लर्न करवाना है ना, तो उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो जैसे अगर गणित के संबंध में बात करें तो गणित के प्रति उनकी अभिरुचि कितनी बनी, उसका बुद्धि का स्तर कितना ऊपर गया, और कुल मिलाकर वह सारी चीजें मूल्यांकन की प्रक्रिया कहलाती है ना। कि आपका नॉलेज बेस क्या है, कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शिफ्ट हुए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक शिफ्ट हुए, और फिर क्या आपको पूरा चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। उसके लिए टीचर मेहनत करता है। सवाल नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वो बच्चे सारे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पिछली बार क्लास में जवाब देने का कष्ट किया। तो विस्तृत 20 का सही जवाब हो जाएगा। 48th क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है क्या, है ना। चिकित्सात्मक अध्यापन को क्या कहा जाता है? अब थोड़ा सा अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन समझ पाए तो क्या हो सकता है इसका? डायग्नोस्टिक, ठीक है, जैसे किसी चीज को डायग्नोस्ट करना, पहचानना। हम कहते हैं डॉक्टर डायग्नोस्ट कर रहा है पेशेंट को, पहचान रहे कि उसको क्या समस्या है। तो आप डायग्नोस्टिक अध्यापन विधि क्यों अपनाते हैं? ताकि आप निदान, उपचार, उपलब्धि और निदान और उपचार दोनों की तरफ बात कर पाए, है ना। आप डायग्नोस्टिक का किसी मरीज का जो सिंपल भाषा में समझते हैं, आप किसी मरीज का उपचार क्यों, आप किसी मरीज के बीमारी को क्यों पहचान रहे हैं? ताकि आप उसका उपचार कर पाए, उसकी उपलब्धि को गिन पाए, उसके निदान और उपचार कर पाए, और सिर्फ उसका निदान कर पाए, उसका जो है समस्या का सलूशन दे पाए। तो आप क्या करेंगे? आप निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण का काम यहाँ पर कर रहे हैं। यानी एक तो आप उसको सलूशन दे रहे हैं। सलूशन क्या दे रहे हैं? कि भाई तुम्हें ये देखो, ये 2 टैबलेट्स है जो तुमको रोज जो है सुबह गर्म पानी से खाना है, ठंडे पानी से, जैसे भी खाना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? निदान है, सलूशन है। उपचार क्या है ना, कि इस सॉल्यूशन से ही उसका उपचार जुड़ा हुआ है। आपने उसको बता दिया कि तुमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसको ये समस्या ना आए। यानी कि आपने उसको निदान दे करके और उसका उपचार करके उसको ठीक कर दिया। क्या कर दिया? उसकी प्रॉब्लम को पहचान लिया, और प्रॉब्लम को पहचान करके उसकी प्रॉब्लम को खत्म भी कर दिया। तो अध्यापक भी क्या होता है? अध्यापक भी तो ऐसा ही होता है। अब आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, तो 30 बच्चे तो एक तरह के हो नहीं सकते। उन 30 बच्चों के उपचार और निदान के लिए यहाँ पर गोली के माध्यम से टीचर उसका क्विज करा रहा है, उसका प्लेवे मेथड का यूज कर रहा है, प्रैक्टिस करवा रहा है, प्लेवे मेथड यूज कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, प्यार से समझा रहा है। लेकिन उपचार क्या है? उपचार ये है कि अब भाई, अब टीचर ने जो 3 महीने काम किया है, बच्चा कितना सीख पाए, उसका मूल्यांकन करेगा। अगर मूल्यांकन में फिर भी वो फेल होता है तो इसका मतलब क्या है? कि उसका उपचार दोबारा से करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यदि कोई छात्र लगातार किसी विषय में अनुत्तीर्ण होता है, मान लो कोई बच्चा है 10 में से वो 5 नंबर लेके आ रहा है, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा फेल या पास हो, हम ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश क्या है। तो पढ़ने में कमजोर होता है, तो छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना क्या है? निदान है। ये जानना कि भाई क्यों फेल हो रहा है, क्या वजह है कि उसको 2 का टेबल मैं याद करवा रही हूँ और यहाँ पर वो 2 × 2 करता है तो 4 कर लेता है, 4 × 4 करता है तो 16 कर लेता है। लेकिन जब उसको 16 × 2 करना होता है तो यहाँ पर 36 लेकर के आ रहा है, तो क्या वजह है ना। छात्र की असफलता के कारणों की जांच कर इसके निराकरण के उसके उपाय किए जाते हैं। यानी अब ये चेक करना है कि अगर वो यहाँ पर 16 × 2 करके अगर यहाँ पर 32 नहीं लेकर आ रहा, 34 लेकर के आ रहा, तो क्या उसको दिमाग में ऐसी कौन सी चीज बैठी है जो उसको ये कोरिलेट नहीं कर पा रहा, है ना। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण क्या है? प्रतिक्रिया साथ साथ चलती है।
दोनों साथ साथ चलेंगी। जैसे मान लो कि डॉक्टर ने आपको कहा कि आप हेल्थ का ध्यान रखिए, है ना, आपको डायबिटीज है और रोज आपको भाई ये टैबलेट खानी है, आप टैबलेट तो खा रहे हैं रोज, लेकिन आप यहाँ पर परहेज नहीं कर रहे हैं, आपको गुलाब जामुन और खीर और 3 चम्मच चीनी रोज खाने को चाहिए और आप सैर सपाटा और कोई हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो टीचर या फिर जो डॉक्टर आपका परीक्षण या आपका उपचार कर रहा है, आप जो उपाय कर रहा है, उसका कोई फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो दोनों साथ साथ चलेंगी, आपकी दवाइयां भी साथ में चलेंगी, जो क्या है टीचर के द्वारा बच्चों के ऊपर काम करना, और उपचार भी साथ साथ चलेगा कि समस्या आ रही है तो उसको सॉल्व भी करते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप चौथे महीने में फेल होंगे, चौथे महीने में जब डायबिटिक रेट बढ़ जाएगा, तो डॉक्टर पूछेगा कि पिछले महीने कितनी चीनी खाई थी, और आप पूछेंगे बच्चे से कि कितनी पढ़ाई तुमने की थी, जो होमवर्क मिलता था करते थे या रिवाइज करते थे या घर में जाकर बस खेलते थे, कार्टून्स देखते थे। ठीक है, तो 49 की बात करते हैं। सवाल नंबर 49 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। अभी अभी मैंने इसके बारे में बात की है। देखिए, मैं हिंदी में और इंग्लिश में कुछ चीजों को यहाँ पर क्लैरिफाई इसलिए करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ हिंदी के टर्म्स यहाँ पर जल्दी दिमाग में क्लिक नहीं करते हैं, जितनी जल्दी इंग्लिश के टर्म्स कुछ जल्दी ज्यादा क्लिक कर जाते हैं, है ना। तो ये एक वजह है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा, सवाल में नॉट पूछा गया है आपसे। कह रहे हैं कि विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर देना, यानी प्रायोरिटी क्या हो, नहीं की बात की है ना। तो सतत क्या है? कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, और क्या है? मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। तो दोनों क्या, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मूल्यांकन क्या होता है भाई? कोई क्लास में आपके बच्चा है, मान लो 30 बच्चे हैं, तो क्या 30 के 30 बच्चों का मान लो अप्रैल में एडमिशन लिया 2022 में, तो क्या आप जाकर के 2023 अप्रैल में यहाँ पर मूल्यांकन करोगे बच्चों का कि भाई हमारे बच्चों ने 30 बच्चों ने कितने फेल कितने पास, उनको क्या आया क्या नहीं आया, है ना। इस मेरा कहने का मतलब क्या कि मूल्यांकन और इवैल्यूएशन के तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं और आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप खुद को रोज चेक कर रहे हैं ना कि आपने जो 3 घंटा पढ़ाई की है, आधा घंटा प्रैक्टिस करके आप कितने सवालों को सॉल्व कर पाए। तो विद्यार्थियों के विकास के पक्षों पर जोर देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी मूल्यांकन करना, और विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। ध्यान रहे कि हमने क्या बोला है, नहीं की बात की है। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर देना ये मूल्यांकन का कारण नहीं हो सकता, है ना। और यहाँ पर मूल्यांकन हम क्या करते हैं? विद्यार्थी के नियमित मूल्यांकन को करते हैं। क्वालिटी वर्क करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं कि कितना पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ये ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना कि जो वो सीख रहा है वो कितना सीख पा रहा है अच्छे से। हमने अगर उसको डॉट 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 डाल के अगर ए बनाना सिखाया है, तो क्या वो बच्चा अगले दिन ए जो है सटीक तरीके से बना करके लेके आ रहा है, या अभी भी टेढ़ा मेढ़ा ही बना करके लेके आ रहा है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? जो मैंने कहा सीसी का उदाहरण दिया था ना, मूल्यांकन का जो तीसरा पहलू था, जिसके अंडर क्या आता है, यहाँ पर एफए आता है, एसए आता है, और ये क्या है, सीसी है। इसी के अंडर आते हैं एफएस और इसके अंडर आते हैं समेटिव असेस, और आखिर में बनता है सीसीई। हालांकि 2018 के बाद से सीसी जैसा सिस्टम सीबीएसई ने बंद कर दिया, बट सवाल इसके ऊपर कई बार पूछ लेता है। जैसे आप इसको देखिए, सतत है क्या, कंटिन्यूअस, व्यापक क्या है, कंप्रिहेंसिव, पूर्णता की बात कर रहा है जिसमें फॉर्मेटिव भी है समेटिव भी है, मूल्यांकन क्या है, इवैल्यूएशन। तो सीसी विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक पद्धति है जिसमें विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। अगर आपने कभी सीसी रजिस्टर देखा होगा, नहीं देखा तो गूगल पे सर्च कर लेना। उसमें क्या रहता है कि एक से डायरी सी बनी रहती है बच्चे की, एक मोटी सी डायरी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है सीसी रजिस्टर। हर एक क्लास इंचार्ज के पास होती है, हर एक क्लास टीचर के पास होती है। तो उसमें मान लो आपके क्लास के 30 बच्चे हैं, है ना। तो उस 30 जो पूरी की पूरी ये मोटी वाली डायरी है, उसमें 30 बच्चों का पोर्टफोलियो रहता है। मान लो रोल नंबर 1 में का नाम यहाँ पर राम श्याम या कुछ भी है, तो राम का यहाँ पर हाइट क्या है, पर्सनालिटी क्या है, किस क्लास में है, किस ग्रेड का है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बिहेवियर क्या है, वो कहीं गाली गलौज तो नहीं करता, मारपीट तो नहीं करता, मैथ्स में कितने नंबर हैं, जून वाली टर्म में कितना आया था, सितंबर वाली टर्म में कितना आया, उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर की यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स आया, फाइनल में कितना एग्जाम आया, क्या कंपैरिजन रहा, पूरा साल कैसे आपने उसको इवैल्यूएट किया, उसका बिहेवियर कैसा था, क्या वो पढ़ने में अच्छा था, कोई मेंटली रिटार्टेडनेस तो उसके अंदर नहीं है। तो आप जानिए कि एक बच्चे की पूरी पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा होता है, ताकि आखिर में जो टीचर है वो पूरी तरीके से ये जान पाए कि जब बच्चे ने जून 2022 में
टेस्ट देना शुरू किया था और जून 2023 में जब उसका रिजल्ट आया तो उसके बिहेवियर, पर्सनालिटी, हाइट में, उसके जो है एटीट्यूड में, डेवलपमेंट में, इंटेलेक्चुअलिटी में, मोरालिटी में कितना परिवर्तन आया, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि हम डेली बेसिस पर बच्चों के डेवलपमेंट में उसकी मोरालिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, उसका एथिक, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका जो है मोटर स्किल, उसका फिजिकल जो स्किल डेवलपमेंट है, सब कुछ के ऊपर हम काम कर पाए ना, तभी तो फायदा है। नहीं तो बच्चा जो है सेकंड क्लास में था तब भी उसके 10 में 5 नंबर मैथ्स में आए थे, बच्चा 8वीं में आ रहा है तब भी फेल हो रहा है मैथ्स में। तो अल्टीमेटली फेलियर किसका है? टीचर का। तो टीचर क्या कर रहा है? सही से नहीं पढ़ा रहा, मूल्यांकन सही से नहीं हुआ। सवाल नंबर 50 को देखेंगे। कहते हैं कि किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बता करके त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मॉरिसन ने किया है, ब्लूम ने किया है, हर्बर्ट ने किया है, क्रथवॉल ने किया है। ठीक है, तो ब्लूम के बारे में हमने बहुत बार सुना है, मॉरिसन के बारे में बहुत बार सुना होगा। जब अगर आपने यहाँ पर मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन, जो कि सीखने के 3 आयाम है। मेमोरी जो फिक्स करती है, अंडरस्टैंडिंग जब आप समझते हैं, रिफ्लेक्ट करना। ब्लूम टेक्सोनॉमी सबने सुनी होगी, जिसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी में अलग अलग भागों में बांटा गया है कि बच्चे के सीखने के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा कि जो सी ऑप्शन है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्लूम की बात कर रहे हैं, तो ब्लूम ने ही इवैल्यूएशन के बारे में बात की है, जिसमें इवैल्यूएशन करना सबसे आखिरी वाला चरण है। हालांकि इससे ऊपर वाला चरण भी क्या कहलाता है? क्रिएटिविटी। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ब्लूम कह रहे हैं कि यदि बच्चे को हमें मूल्यांकन करना है तो ये मूल्यांकन की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, जो कि हमारा सबसे आखिरी पायदान है ना, उसके लिए आप बच्चे को कैसे यहाँ पर ज्ञान प्रदान करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ज्ञान देंगे उसको, यानी मेमोरी, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका रिफ्लेक्शन चेक करेंगे। ज्ञान क्या कह रहा है? यानी आप देखिए कि हमने इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में बांटा है। बच्चे के ज्ञान को उसके मूल्यांकन तक पहुंचाने के लिए हमने 6 भागों में बांटा है। तो ज्ञान के माध्यम से आप क्या देंगे? आंकड़े या जानकारी याद करवाएंगे, है ना। क्या करवाएंगे? 2 + 2 क्या होता है बेटा? 4 होता है। आपने उसको ज्ञान दे दिया। ज्ञान किसी भी, कि धरती गोल होती है, पत्तों के रंग हरे होते हैं, पेन को ऐसे पकड़ते हैं, फुटबॉल को ऐसे पैर से मारते हैं, कुछ भी वो जानकारी हो सकती है। अब हम करते हैं समझ-बूझ की बात, क्योंकि ज्ञान देना तो काफी है नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना कि 2 + 2 तो 4 होता है। अब आप समझ-बूझ करके यहाँ पर समस्याओं की व्याख्या करना उसको समझाएंगे कि जब आप यहाँ पर 4 × 4 करेंगे तो 16 कैसे आता है, या 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, है ना। अनुप्रयोग क्या है? आपका एक्सपेरिमेंट है। कैसे करेंगे? जब आप उसको ये बता पाएंगे कि नई परिस्थितियों में उसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि ये 2 + 2 का फॉर्मूला तो आपने बच्चे को सेकंड क्लास में समझाया था ना, और जब बच्चा थर्ड क्लास में गया तो आपने उसको क्या बताया कि बेटा तुम यहाँ पर 4 × 4 भी कर सकते हो। अब 4th स्टैंडर्ड में आकर के बच्चे ने ये तो जान लिया कि मैं तो यहाँ पर 5th तक का टेबल याद करके आया था, जहां पर मैंने 4 × 4 सीखा था। तो उसको पता चल गया, उसको दिमाग में फिक्स हो गया कि भाई 4 × 4 कैसे करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर आकर के वो परिस्थिति दे गई उसको 6 × 6 करने की, तो अब उसने दिमाग लगा लिया कि अरे मैंने जैसे 4 × 4 16 किया था ना, वैसे 6 × 6 करूंगा तो 36 आ जाएगा, है ना। अब उसने वो कैसे किया? जो उसने पिछले 3 सालों से सीखा हुआ था उसका प्रयोग किया, यानी नई परिस्थिति में उसने उसका प्रयोग किया। जैसे आपको साइकिल चलानी आती है, आप स्कूटी चलाना सीख जाएं, है ना। कुछ ऐसे ही आपको पेंसिल पकड़नी आती है, आप पेन पकड़ना सीख जाएं, राइट। ये सारी विश्लेषण क्या है? एनालिसिस भी तो करेंगे खुद का। कैसे? कह रहे हैं कि ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा सके और तथ्य और निष्कर्षों के बीच अंतर कर सके। तो जो फैक्ट है, जो उसके दिमाग में है, और जो रिजल्ट निकल के बाहर आ रहा है, उसके ऊपर वो जो है डिफरेंशिएशन कर पाए। संश्लेषण क्या है? संश्लेषण कहता है कि विविध तथ्यों के ढांचा पैटर्न बनता है, जिसमें कि जोर देकर हिस्सों को जोड़ करके संपूर्ण बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने न्यूज़पेपर में कभी अगर कोई पजल या फिर कोई अगर तस्वीर सॉल्व की होगी, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो खेलते हैं ना, एक कार्डबोर्ड होता है, उसमें अलग अलग इमेजेस बनी होती है, उसको जोड़ना होता है और एक फेस बनाना होता है। वो कहीं पे भी लागू होता है,
जैसे 2+2 में लागू हो गया। जैसे मान लो मैंने कहा कि 2+2 4 होता है, फिर मैंने बच्चे को बताया 4+2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बच्चे को अभी ये समझ में आ गया कि मैं जितनी बार भी आगे 2 प्लस करता जाऊंगा, 2 संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो बच्चे ने क्या किया, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की और अपने ज्ञान को जोड़ा, जो उसने सेकंड क्लास में सीखा था 2+2, अब 5th स्टैंडर्ड में आकर के यहाँ पर 4 × 4 करना सीख गया है। मूल्यांकन क्या है, विचारों और सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय करना। तो मूल्यांकन तभी तो हो पाएगा जब उसके थॉट प्रोसेस है ना, उसको जब आप उसको लिख पाएगा, उसको उजागर कर पाएगा, उसको समझ पाएगा कि मेरे को 10th स्टैंडर्ड में जाते जाते खुद का ये निष्कर्ष, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना है कि जो मैंने सीखा पिछले 10 सालों में वो मेरे लिए कितना ज्यादा कारगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरह। उपचारात्मकता, हमने अभी भी इसके बारे में बात की थी ना, डायग्नोस्टिक के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है, एक सेकेंड, चलिए 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा हम क्या कहते हैं, उपचार क्या है, सिंपल सा समझिए। उपचारात्मक कोई ऐसी चीज जिसके माध्यम से आप किसी चीज का उपचार कर पाए, चाहे डॉक्टर पेशेंट का, चाहे टीचर स्टूडेंट का। अध्यापकों की कमियों का उपचार करना, छात्रों के घायल होने पर उपचार करना, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करना। कुछ कह नहीं सकते, मैंने शायद आपके सवाल का जवाब भी दे दिया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मैंने क्या कहा, एक डॉक्टर जैसे एक पेशेंट का करता है, एक टीचर जैसे एक बच्चे के जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। जो हमने उपचारात्मक और निदानात्मक जो सवाल था हमारा 42 वाला, उसमें डिस्कस भी किया था डिटेल में। अगर ये सवाल आपको और डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर वहां पर दोबारा जा करके आप उसको रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। सी सही हो जाएगा। वही बात है, निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। वो वही बात है कि डॉक्टर जैसे पेशेंट का इलाज गोलियों के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ करेगा, बिल्कुल टीचर भी यहाँ पर बच्चे का भी उपचार उसको ज्यादा पढ़ा करके और उसका इवैल्यूएशन करके करेगा, है ना। 52, छात्रों के शब्द भंडारण में वृद्धि करने का उपाय क्या है। डिक्शनरी, वोकेबुलरी की हम बात कर रहे हैं। शब्दकोश का प्रयोग करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षण द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, या उपयुक्त सभी। छात्रों के शब्द भंडारण में तो शब्दकोश का प्रयोग तो कर सकते हैं। स्वाध्याय का प्रवृत्ति को बढ़ाना है कि नहीं है, बिल्कुल है कि और पढ़ने के लिए बोलिए कि रोज 4 नए वर्ड्स पढ़ करके आए, है ना। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, कि आप यहाँ पर रोज भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कुछ वक्त बाद बच्चे सीख ही जाएंगे, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। जैसे स्त्री, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सर्वनाम, अकर्मक, सकर्मक, अंग्रेजी, फारसी साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, प्रत्यय, अव्यय, संस्कृति, सारे शब्द। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जाता है चित्र दिखा करके, मॉडल दिखा करके, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके, या उपयुक्त सभी। सबसे देखिए, अगर मैं गद्य यहाँ पर शिक्षणात्मकता की बात करती हूँ तो सबसे पहला मुझे कमेंट करके बताइए कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। मुझे बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, गद्य शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो गद्य शिक्षण है क्या, आचार्य, दंडिका, उक्तम, अपाद, ये जो आपको शब्द नजर आ रहे हैं ये कहीं न कहीं गद्य शिक्षण को स्पष्टीकरण कर रहे हैं, है ना। गद्य का यहाँ पर काव्यस्थ प्रमुख, यानी कि कहीं न कहीं गद्यता का मतलब होता है जब आप किसी चीज को, कथा को प्रस्तुत करते हैं। अगर हिंदुस्तान में आपने एपिक को पढ़ने का तो बहुत ही एक शानदार रिचुअल है हमारा, रामायण गीता को पढ़ना। तो पढ़ते पढ़ते ना आपने श्लोक पढ़े होंगे, 1 लाइन यहाँ लिखी है, 2 लाइन यहाँ लिखी, 3 लाइन यहाँ, तो यहाँ डंडी डंडी होते, यहाँ 2 हो जाती हैं, है ना। या चौपाइयों को पढ़ा होगा तो ये क्या है, पोइट्री को पढ़ा होगा। दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ गद्य। पद्य क्या होता है, पद्यांश की जो हम बात करते हैं, एक पैराग्राफ आपको दे दिया, अनसीन पैसेज, 4 सवाल दे दिए सॉल्व करने के, ठीक है। 54 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से क्या में कौन सा है। व्याख्या परीक्षण करना, निदानात्मक, पाठ्य पुस्तक परीक्षण करवाना है, स्व परीक्षण। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपको पॉजिटिव शब्द का जो है चुनाव करना है। तो मैंने क्या करना, निदानात्मक और उपचार, यानी गोली और आपकी एक्सरसाइज साथ में चलनी चाहिए अगर डायबिटीज हुआ है तो, है ना। व्याख्या परीक्षण तो हो नहीं सकता क्योंकि उपचार कर रहे हैं ना, तो क्या डिस्कस करेंगे आप। पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, और डॉक्टर यहाँ पर ज्ञान दे रहा है कि भाई तुमने 4 महीने से चीनी क्यों खाई है, तो ये कितना सही है ना। तो डॉक्टर की प्रायोरिटी क्या है, जाके पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाओ,
ब्लड शुगर टेस्ट करवा के लेकर के आओ, ये उसका निदान करने का तरीका होना चाहिए। या टीचर पूछ सकता है कि तुमने 2 महीने स्कूल तुम ठीक से क्यों नहीं आए, तुमने अपनी पढ़ाई क्यों नहीं की, होमवर्क क्यों नहीं किया, नोटबुक क्यों नहीं है तुम्हारे पास। पाठ्य पुस्तक परीक्षण क्वालिटी की बात नहीं करता, लिमिटेड कर देता है। किताबों से आप कितना सीख पाएंगे अगर कोई सिखाने वाला नहीं है, है ना। जब तक छोटे बच्चों को टीचर बोल के ए फॉर एप्पल नहीं सिखाएगा, बच्चे कैसे जान पाएंगे कि ए फॉर एप्पल ही होता है। स्वयं परीक्षण हो सकता है, लेकिन स्वयं परीक्षण तो तब करेगा ना जब पेशेंट पहले ठीक हो जाए, डायबिटीज से उबर जाए, अपनी हेल्थ का ध्यान रख ले, बच्चा जब 2+2 4 करना सीख जाए, है ना। स्वयं परीक्षण तो तब होगा। तो क्या होगा, बी सही हो जाएगा। वही बात है, निदानात्मक और उपचारात्मक, यानी गोली और एक्सरसाइज दोनों साथ में चलेगी, यानी बच्चे के ऊपर काम और प्रैक्टिस टीचर दोनों साथ में करवाएगा। 55 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। कैसे, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण या लेखन करके, त्रुटियों के प्रकार गिना करके, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बता करके, या त्रुटियों की उपेक्षा करके। ठीक है, इसमें से नेगेटिव पहले हम अगर अलग कर लें तो आप देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है वो आपका सही। त्रुटियों के प्रकार गिनाएंगे कि गलतियां ये सारी हैं, या उसका आप सोल्यूशन निकालेंगे। वर्तनी के बारे में आप क्या बात करेंगे, अब मैंने गलती, माफ कीजिए, गलती न लिख करके मैंने यहाँ पर गतली लिख दिया, है ना। अब आप मुझे ये बताएंगे कि मैम यहाँ पर गलती आएगा, गतली नहीं आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर मुझे करेक्ट करेंगे। ठीक है, त्रुटियों की उपेक्षा करेंगे कि तुमने गलती क्यों कर दी, तुमसे ऐसा नहीं होता, तुम्हें तो ये भी नहीं लिखना आता, नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्तनियों का शुद्ध उच्चारण जितना ज्यादा आप शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे, होता है ना छोटे बच्चों के लिए, या मुझे लगता है क्लास 8 तक भी टीचर्स बोर्ड पर लिखते हैं, और बच्चे बोर्ड पर से लिख के कॉपी करते हैं। क्यों, ताकि वो बोलता भी है टीचर साथ में और लिखता भी है, ताकि बच्चे उसकी वोकैबुलरी को, उच्चारण को लिख पाए, और जैसे जैसे टीचर बोलेगा वो लिखता चला जाएगा। वर्तनी क्या है, किसी शब्द को लिखने से प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग कहते हैं। जो मैंने बोला ना, गतली या गलती, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, वो भाषा क्या होगी, उतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होगी। ठीक है, कई लोग हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, कई लोगों को हिंदी नहीं बोलनी आती। जैसे G20 का समिट चल रहा है, तो एक महिला का आजकल एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। ठीक है, कमेंट करके बताइए वो महिला कहाँ से है और उनका क्या डेजिग्नेशन है। अगर आपने करंट अफेयर्स देखा होगा तो जरूर आपको पता होगा, और देखना भी चाहिए। तो वो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रही है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो है खुद के ऊपर काम किया, और काफी अच्छा लगा। वो मुश्किल मुश्किल शब्दों को बोल पा रही हैं, दृष्टिकोण, ग्रहणता, महिलाएं, मित्र, है ना, ऐसे जैसे शब्द जो हिंदुस्तान में भी आजकल लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। तो क्या है, स्पेलिंग्स का हम कह रहे हैं कि प्रयोग सही करना। जितना ज्यादा हम सही भाषा, सही स्पेलिंग्स का यूज करेंगे, उतना ज्यादा हम सही भाषा का प्रयोग कर पाएंगे बोलने के टाइम पे भी। उर्दू में उसे हिज्जे कहते हैं, जो मैंने पढ़ा। 56 शब्द क्वेश्चन नंबर है 56, कह रहे हैं कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी लिखना, घटना का वर्णन करना, श्रुत लेखन, या कहानी कहना। कह रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें सबसे ज्यादा कम इन्फ्लुएंसिव है, कम है, कहानी लिखना, सुनना, घटना का वर्णन करना, कहानी कहना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि इसमें से कौन से तरीके से आपको सबसे ज्यादा चीजें याद होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, सुन करके, है ना, माफ कीजिएगा, कहानी कह करके, या घटना का वर्णन करके, ये सबसे ज्यादा प्रभावी है। अगर यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी होता तो आप लिखते बी आंसर, पर सबसे क्या पूछा है, कम, तो क्या हो जाएगा, श्रुत लेखन। जैसे मैंने कुछ बोला, आपने उसको मॉडिफाई किया, उसमें से कुछ हटा दिया, कुछ निकाल दिया, उतना ही आपको याद रहा। कहानी लिखना आपके थॉट प्रोसेस को अच्छा बनाता है, कहानी कहना वोकैबुलरी को अच्छा बनाएगा, घटना का वर्णन करना दोनों चीजों के ऊपर काम करता है। श्रुत लेखन का मतलब क्या है, सुन करके लिखना, श्रुत मतलब सुनना, श्रुत संस्कृत शब्द है। ठीक है, इस विधि में व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। जैसे टीचर बोर्ड के ऊपर लिख रहा है और बच्चा उसे सुन करके लिख रहा है। श्रुत लेखन का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। जैसे मैं बोलूंगी लिखे गलती, तो आप क्या लिखेंगे, गतली। फिर मैं बोलूंगी लिखे गलती, ग ल त को बड़ी की मात्रा। इट्स ऑल अबाउट द इम्प्रूवमेंट। 57 क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, है ना,
मान लो कि भाई कोई बच्चा है, मैंने वही कहा ना कि अगर बच्चा 2 साल से फेल हो रहा है तो बच्चा नहीं फेल हो रहा, टीचर फेल हो रहा है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है ना। तो क्या होगा भाई, बच्चा अगर टॉप करेगा तो प्राउड की बात किसके लिए, टीचर के लिए। फेल होगा तो यहाँ पर गिल्ट की बात किसके लिए, टीचर के लिए है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यह विचार कैसा है, पूरी तरीके से गलत है, गलत तो नहीं हो सकता, पूर्ण तरीके से सही है, निर्धारक है, यानी डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, अंशतः सही है, कुछ सही है कुछ गलत है। तो ये कह रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है, पूर्णतः सही है ना, क्योंकि बच्चे को गाइड करने का काम किसका है, टीचर का। शिक्षण प्रक्रिया क्या है, टीचिंग प्रोसेस। कह रहे हैं कि पूर्ण करने की अपनी विधि होती है, शिक्षण भी एक कार्य है, काम होता है, जिसमें विद्यार्थी की आयु के हिसाब से, वातावरण की परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग विधियों से बच्चे को सिखाया जाता है। जैसे बाइपोलर और ट्राइपोलर टीचिंग की हम बात करते हैं। जो जॉन एडम साहब है वो कहते हैं कि जब बच्चे को कुछ सिखाना हो टीचिंग प्रोसेस के लिए, तो हम यहाँ पर किसका बात करते हैं, द्विध्रुवीय प्रक्रिया की हम बात करते हैं। मतलब यहाँ पर कौन है, टीचर है, और यहाँ पे कौन है, लर्नर है। लेकिन यहाँ पर जब हम ब्लूम की बात करते हैं तो त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर की बात करते हैं इनकी, कि टीचर भी हो, लर्नर भी हो और सोसाइटी भी हो, या यहाँ पर फीडबैक भी हो। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के सोपान स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले बच्चे को आप सोचना सिखाएंगे, फिर आप उसको दरअसल टीचिंग करवाएंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे आफ्टर टीचिंग। बिल्कुल वैसे ही कि मान लो आप क्लास में गए तो आपने बच्चों को पहले क्या पूछा, प्री क्वेश्चंस। हाँ, आज यहाँ पर अकबर के बारे में पढ़ाने वाले, तो मैंने पूछा बेटा आज अकबर कौन था, ठीक है, कौन सा मुगल शासक था। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर मैं आपको पूरा अकबर के बारे में उसकी बायोग्राफी पढ़ाऊंगी, फिर मैं आखिर में बोलूंगी कि अकबर ने यहाँ पर दीन इलाही कब लागू किया था और उसका क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, उसके बाद अगर चीजें नहीं समझ में आती फिर मैं उसका क्या करूंगी, दोबारा से उसको टीच करूंगी। तो वो सर्कल हमेशा चलता रहता है क्लासरूम में, जब तक कि पूरा साल बच्चे का खत्म नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे कि मुदिता अक्सर श को स बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। कह रहे कि मुदिता जी एक टीचर हैं और वो श को स बोलती हैं, स को श बोलती हैं। ठीक है, यानी कि वो शनिवार को शनिवार बोलती हैं, शनिवार को शनिवार बोलती हैं। तो मुदिता की क्या है, एक लैंग्वेज टीचर हैं, भाषा ही पढ़ाती हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। ऐसे में तो फिर हम ये वाले श में, ये षटकोण वाले श में, क्षत्रिय वाले श में तो डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, भाषागत ज्ञान का अभाव है, भाषा प्रयोग में लापरवाही हुई है, भाषागत त्रुटि का होना है। तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ठीक है, जैसे हरियाणा में मान लो कोई कैंडिडेट अगर हरियाणा का है तो हम कितना भी प्यार से बात कर लो, ऐसा लगता है गुस्से में ही बात कर रहा है। कोई राजस्थानी कैंडिडेट है या फिर कोई बच्चा है तो वैसे ही बात करेगा। कोई केरला का है, कोई यहाँ पर कोई किसी आइलैंड से आया है, कोई पंजाब से है, कोई बंगाल से है ना, तो दिखेगा। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, तो उसमें मैं का हम का मैं होता है, राइट। तो क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, चाहे वह छोटे क्षेत्र में हो या बड़े क्षेत्र में हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच करके लिखो, यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। ठीक है, अब मैं कहूं पहाड़, मैं कहूं पहाड़ी, मैं कहूं घाटी, मैं कहूं चोटी। ठीक है, अब मैं कहूं कि बेटा इन तीनों में से चोटी क्या है, घाटी क्या है, पहाड़ी क्या है, पहाड़ क्या है, तो आप बोलेंगे मैम सारा कुछ तो एक ही जैसा ही होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मैं आपसे क्या करवाने की कोशिश कर रही हूँ, शब्द भंडारण में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्द में परिवर्तन, संदर्भ में व्याकरण। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपसे संदर्भ में व्याकरण करवाने की कोशिश कर रही हूँ। भंडार का विकास तो पहले से है, तभी तो पहाड़ को पहाड़ी या चोटी या घाटी बोल रहा है। शब्दकोश का विकास यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पर अर्थ नहीं बता रहे हैं, पर्यायवाची शब्द तो है नहीं, हमने तो नहीं कहा कि पहाड़ नदी है, नदी पहाड़ है। तो संदर्भ में हम क्या करें, अभ्यास का प्रश्न व्याकरण का उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, व्याकरण को पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। व्याकरण यह पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करने में संबंधित है। ठीक है, व्याकरण सीखने पर बल देता है, लर्निंग पर। ग्रामर सुना है ना आपने,
अगर मान लो मैं बोलूं कि ही इज गुड बॉय, मैं इज हटा दूं, ही गुड बॉय क्या है, ये जोड़ रहा है शब्द को, सिखा रहा है। आपने इसी शब्द को ही खत्म कर दिया तो कैसे सीख पाएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियां, जिसके ऊपर मैं क्लास ले चुकी हूँ, के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, है ना। वैसे मुहावरे लोकोक्तियां होती क्या है, जो आपके मुंह से निकले हुए मुहावरे हैं, एक शब्द से बना है मुहर से, ठीक है। मान लो कि कुछ भी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, कुछ ये कोई भी एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा उदाहरण। लोकोक्तियां क्या है, जो कि आप अपने कल्चर में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि भाई ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो ये क्या है, लोकोक्तियां जो लोगों के द्वारा रिक्त की गई हैं, भरी गई हैं, उसको प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, हम क्यों इसका प्रयोग करते हैं, है ना। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, भाषा को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल तो नहीं करते, गलत हो जाएगा। अलंकरण का है, सजाना है इनका काम, या भाषा का अनिवार्य हिस्सा है ये, तो क्या हो जाएगा, अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, है ना। जैसे हम इडियम्स का प्रयोग करें, जितना ज्यादा हम मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा हमारी भाषा प्रभावी होगी और हमारी कमांड और अच्छी होगी भाषा पर। मुहावरे की परिभाषा मैंने बता भी दिया, आदि होना किसी चीज का, शब्द में मुहावरा समान अर्थ को छोड़ करके असमान अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मुहावरा क्या है, समय की बर्बादी, मैं कहूँ मतलब समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोकोक्ति क्या है, ठीक है, समय समय की बात है, ये लोकोक्तियां हैं। मुहावरे के उदाहरण क्या है, मुहावरा अंक में समेटना, गोद में लेना, शिशु को रोता देख करके माँ का हृदय करुणा से भर गया, ठीक है। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, बहुत चल लिया आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, ये सारी चीजें। 61 मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया है ना, जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। मैंने एक अनुच्छेद दिया, हर पांचवें शब्द के बाद एक रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। गीता ने किसका प्रयोग किया है, लेखन परीक्षण का, क्लॉज परीक्षण का, व्याकरण का, पठन का। पठन तो इसमें कुछ है नहीं क्योंकि रिक्त करवा रही है ना कुछ ना कुछ, तो गलत हो जाएगा। क्या व्याकरण है, सिखा रही है कुछ, नहीं। लेखन है, लिखाना नहीं, हमने तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लोज टेस्ट परीक्षण बोलते हैं, सी सही है। बुनियादी एक ऐसा अवसर होता है जो वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, विनोदी, आशावादी, विश्लेषणात्मक चीजों को प्रकट करता है ना, वो होता है क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करते हैं, जिसका मतलब है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों करते हैं, कि आपको कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया इतना बड़ा, जिस इंग्लिश वाली क्लास में मैं करवाती हूँ, एक पैराग्राफ दे दिया पूरा, दैट इंडिया इज अ गुड नेशन, ठीक है, G20 डैश गोइंग ऑन, मतलब समिट इज गोइंग ऑन, तो ये क्या है, क्लोज टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, बताइए। कक्षा 5 तक के बच्चों को भाषा आकलन के संदर्भ में आप सबसे कमजोर किसको मानते हैं। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी पर हामिद से मेले में क्या खरीदा, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों पर परेशानी होगी। तो आप भाषा का आकलन कैसे कर सकते हैं कि बच्चे की भाषा बहुत अच्छी है, जब आप ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा उससे पूछोगे, है ना, जब उसने कहानी ध्यान से पढ़ी होगी। कमेंट करके मुझे बताओ ईदगाह में हामिद ने क्या खरीदा था मेले में, ठीक है, मुझे भी जानना है, और किसने ये कहानी लिखी है। आगे चलते हैं, 63 क्वेश्चन, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, नोट से पूछा है सवाल आपसे। भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाता है, बिल्कुल बनाता, बट इन्होंने नहीं पूछा है तो गलत हो जाएगा। भाषागत त्रुटियों को ही पहचानना होता है आकलन करना। भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना कि आपके बच्चे को बहुत अच्छी लैंग्वेज आती है। या भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कह रहा है कि भाषा त्रुटियों को सही पहचान करना ये भाषा के आकलन का क्या है, उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। अगर यहाँ पर नहीं होता तो हम A, C, D तीनों को चुनते, पर भाषा त्रुटियों को पहचानना नहीं है, ये तो वर्तनी में आएगा।
जैसे टीचर लिखा रहा है और बच्चा लिख रहा है, बोल रहा है और टीचर लिख रहा है, ठीक है, गलती को गतली लिख रहा है, वो त्रुटियां पहचानेगा ना, उसका जो राइटिंग स्किल्स है। बट हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य यहाँ पर सिखाना है प्रक्रिया को। जैसे हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताने में बच्चों की कमियों को समझकर उसका उपचार किया जाना, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को पहचानना, दिशा निर्देश देना, पहचान कर सुधार करना, उनकी मदद करना, सीखने की प्रक्रिया को उन्नत करना, मानक शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आपकी भाषा को बेहतर बनाएंगे। सवाल यहाँ से आएगा, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रभावी भाषा प्रयोग, सवाल यहाँ से भी आएगा। 64 क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही समय सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले हमने क्या पढ़ा था, उद्देश्य नहीं है आकलन का, अब क्या है, प्रभावी भाषा में बच्चों को मदद करना कि बच्चे लैंग्वेज अच्छी बोले, हेल्प करना, त्रुटियों का आकलन करना, बच्चे के व्याकरण ज्ञान को जानना है, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। भाषा प्रयोग जो बच्चा कर रहा है उसकी लैंग्वेज को और एडवांस्ड करना, नहीं, उसकी राइटिंग नहीं सही करना, व्याकरण ज्ञान नहीं देना, ग्रामर नहीं पढ़ाना, शब्द भंडारण में वोकेबलरी नहीं एडवांस करनी है। हिंदी भाषा आप सबको पता है कि राष्ट्रभाषा है यहाँ पर, है ना, और पूरे विश्व पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। 65 क्वेश्चन, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी है? सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। समग्रता की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है कि बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है कि बच्चा कितना बेहतर तरीके से भाषा सीख पा रहा है। सीखने सिखाने का तरीका है जिसमें बच्चे को वाक्य शब्दों को संदर्भ में साथ संपूर्णता पढ़ने और समझाने के प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि आपने कल रात को क्या खाना खाया था, उसके ऊपर एक ऐसे लिखो, तो मतलब क्या, समग्रता की बात है जिसमें भाषा, उसके ज्ञान, उसके थॉट प्रोसेस का विकास होगा, डिकोड करेगा वो सारा कुछ। 66 क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, नहीं होंगे, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, नहीं जानते, भाषा वॉशरूम जाने के लिए भी उनको पूछना पड़ता है और लेकर के जाना पड़ता है, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, नहीं जानेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्वयं अभिव्यक्ति नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति का मतलब है सेल्फ एक्सप्रेशन, सबको पता ही होगा। जैसे मैं कहूँ कि भाई घटना है, कोई हुई है कल परसों में, लिखो उसको, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस का, अपने स्किल्स का, क्रिएटिविटी का प्रोसेस ही तो कर रहे हैं, लिख ही तो रहे हैं। 67 क्या है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की त्रुटि पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या हो जाएगा, वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रभाव या पढ़ने में प्रभाव, ये पदों की बात हो रही है, पद्यांशों की, या अर्थ का निर्माण करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ पर प्राथमिक स्तर की हम बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे स्तर जिसमें कि बच्चे का महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जन हो रहा हो, है ना। वर्णों की पहचान करना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, क्योंकि सी क्या कह रहा है कि पढ़ने में प्रवाह बेहतर तरीका है प्राथमिक स्तर पर बच्चे की क्षमता के आकलन, भाषा को जानने का, कि कितना प्रवाह तरीके से वो गद्यांशों को, पद्यांशों को पढ़ पा रहा है। और आप सबको पता है कि क्लास 5 तक एनईपी के हिसाब से अब आपको जो मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में आपको अब पढ़ाया जाना है 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली है आपकी। पूरी पाठ्य चर्चा में डैश भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, है ना। किसको, मान लो आपने एक चैप्टर उठाया और पूरा पढ़ा डाला, उसमें आप क्या इग्नोर नहीं कर सकते, ज्ञान के निर्माण को, आकलन के निर्माण को, व्याकरण के निर्माण को, या मूल्य के निर्माण को। तो क्या करेंगे, ज्ञान के निर्माण को या आकलन के निर्माण को। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर ज्ञान के निर्माण को जो है, माफ कीजिएगा, ज्ञान के इस निर्माण को अनदेखा नहीं कर पाएंगे, कितना ज्ञान का निर्माण हुआ। अगर मान लो मैंने पेंडेमिक के ऊपर, कोविड के ऊपर, या किसी जो है एबीसी फिल्म के ऊपर चर्चा कर ली, तो ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस तो करेगा ही करेगा, साथ में आप अपनी भाषा की भूमिका को क्या कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे, और अपने थॉट प्रोसेस को सही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। जैसे संज्ञानात्मक उपागमन की बात करते हैं, तो क्या है, कॉग्निटिविज्म की बात हो रही है, जिसमें आपके दिमाग का प्रयोग होता है, चिंतन का, बोध का, भाषा के प्रयोग का, संकल्पना का, प्रत्यक्षता का,
आपकी स्मृति का, ठीक है, समस्या समाधान का, ये सारी चीजें। जितना ज्यादा आपका माइंड कॉग्निटिव तरीके से काम करेगा, दिमाग का स्तर जितना ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करेगा, उतनी तेजी से आप समस्या को सुलझा लेंगे। जैसे ब्रूनर की हम बात करें तो ब्रूनर कहते हैं कि यहाँ पर जो मनोविज्ञान है आपका, है ना, उसके साथ आपकी भाषा की गति जुड़ी हुई है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमने सुना है कि जो व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल पाते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस होता है, आईक्यू होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है कंपैरेटिवली वन स्पीकिंग लैंग्वेज पर्सन से, है ना। तो ये कहते हैं कि जब आपको क्रिएटिविटी की बात करनी है तो लर्निंग में उसका एक अलग रोल होता है। कॉग्निटिविज्म का मतलब है कि जहां पर आपके दिमाग का कंटिन्यू तरीके से, इंटेलेक्चुअलिटी का, आपकी मेमोरी पावर का शार्प तरीके से, क्रिएटिव तरीके से यूज हो रहा हो। जैसे ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज हम कहें, शिक्षक नॉलेज देगा, छात्र उसको ग्रैप्स करेगा। कैसे? अपने कॉग्निटिव स्किल्स के द्वारा। मैंने ये बता दिया कि बेटा 2 + 2 = 4 होता है। अब बच्चा यहाँ पर 2 + 2 4 जान करके 4 + 2 खुद से कर पा रहा है ना। तो ये क्या होगा? रिसीव कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है नॉलेज को। उसको साइकिल चलाने आती है, स्कूटी चला रहा है, पेन पेंसिल पकड़ता है, पेन पकड़ना आ गया। तो अल्टीमेटली क्या है कि टीचर बैकहैंड में रह करके काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। कह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आप किसी प्राथमिक क्लास में एक शिक्षक हैं भाषा के, है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है ना। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, डिबेट करवाना, विद्यार्थी को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, ये तो कंप्लीटली नेगेटिव है, हटा देंगे इसको। कक्षा में पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह से निर्वाह करवाना, फोकस किसके ऊपर है? टेक्स्ट बुक के ऊपर। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर ढूंढना। क्या हो जाएगा? आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। जितना ज्यादा बच्चे को अलग अलग तरीके से उसकी क्षमताओं में विकास करवाएंगे, ऐसे लिखो, स्पीच दो, बोलो, डिबेट करो, डिस्कशन करो, हाथ उठाओ, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करो, उतना ज्यादा बच्चा अपनी भाषा के ऊपर कमांड कर पाएगा। जैसे छोटे बच्चों को बुलवाते हैं ना, पानी बोलो, खाना बोलो, पेन बोलो, पेंसिल बोलो, वगैरह वगैरह। क्या करें ना या क्या ना करें, ठीक है। कोशिश करें हर विद्यार्थी मूल अवधारणाओं को समझे, उसको सीखे, ग्रहण करे, निर्णय तक पहुंचे, बहिर्मुखी बने यानी एक्सप्रेसिव बने, सहारा प्रोत्साहित करें। आलोचना टीचर को नहीं करनी चाहिए, जो सराहना है वो करे, मोटिवेट करे टीचर हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि दूसरी क्लास में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? कोई सेकंड क्लास का एक बच्चा है जो कि अपनी मदर टंग में यहाँ पर डिस्कशंस कर रहा है ना। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आपके पास क्या एक सोल्यूशन बचता है करने का? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे, बिल्कुल अनदेखा कर देंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि आप उसकी लैंग्वेज को समझेंगे। अनदेखा नहीं कर सकते, डांट तो बिल्कुल नहीं सकते। बाकी बच्चों से बोलेंगे, भाषा सीखने को कहेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो डी सही हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि एनईपी के माध्यम से अब 5वीं क्लास तक के प्रत्येक बच्चे को भाषा जो है रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा, मदर टंग में देने की आवश्यकता रहेगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर आपका। आज फिर हम चलते हैं किसके ऊपर? क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर 71 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या होता है? जहां पर बहुत सारे लैंग्वेजेस एक बार में बोली जाती हैं, है ना। मतलब क्या है उसका? पूछ रहे हैं कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए, बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाए, शिक्षक या शिक्षिका को 2 या 4 अधिक भाषाएं पढ़कर लिख सकते हैं वो है, या कम से कम 2 भाषाओं के पठन पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, है ना। तो बहुभाषा कक्षा से हमारा क्या मतलब है ये आपको बताना है कमेंट करके। और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से आप क्या कर पाएंगे? यूट्यूब चैनल से बाकी की जो तैयारी AMRSD, SSSB, NT, UGC, नेट, ठीक है, उन सब की तैयारी आप यहाँ पर कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ। योर सजेशन, योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, लाइक ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और मजेदार कंटेंट्स के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। एक चीज मैं आपको और बता दूं जाने से पहले, हो सकता है कि आपको जो है कि स्पीड काफी स्लो लग रही हो, कुछ क्वेश्चंस में मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दी है। देखिए उसका बस एक मकसद ये रहता है कि मैं अमूमन तौर पर
उतना ज़्यादा आपको डेप्थ तरीके से समझा पाऊँ जो कि आपके काम की चीज़ें हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जहाँ-जहाँ मैंने आपको बोला है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आएँगे, बनेंगे, इसका मतलब ये है कि सवाल आपको करने समझने इम्पोर्टेंट है। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज पॉलिश्ड होती चली जाएगी। है ना? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सबको पता भी होना चाहिए कि ईएमआरएस के पेपर में लैंग्वेज का कितना अहम रोल है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।